नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उत्तर के मैदान यानी नॉर्थ के प्लेन्स के बारे में जो आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है उत्तर के मैदान के बारे में जो आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, हमारी कल की क्लास का जो है एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो हैं रह गई थी। पहले इनको कवर कर देते और उसके बाद जो है उत्तर के मैदान को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। दोस्तों, पूर्वोत्तर में जो है 7 राज्य हैं, ये तो आपको पता ही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, ये जो है पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। और इन्हीं 7 राज्य को जो है दोस्तों 7 सिस्टर के नाम से भी जो है जाना जाता है। यानी 7 सिस्टर के नाम से किन को जाना जाता है? पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को जो है जाना जाता है। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य हैं जिनको जो है 7 सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है। और सभी के सभी राज्य कहाँ पर है दोस्तों? पूर्वोत्तर में जो है पड़ते हैं। अब इन 7 सिस्टर का एक भाई भी है। तो अब भाई कौन सा है दोस्तों? इनका एक भाई है, यानी सिक्किम को जो है इन 7 सिस्टर का जो है भाई कहा जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल की पहाड़ियाँ यानी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ कौन कौन सी अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ पड़ती हैं? तो डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अभोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। तो ये सभी दोस्तों कहाँ पर पड़ती हैं? ये सभी जो हैं पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ये किसका भाग है? तो शिवालिक हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी का भाग है। अब शिवालिक श्रेणी मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत की जो है 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। तो इसी शिवालिक श्रेणियां की जो हैं ये भाग हैं, याद रखें दोस्तों। डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अभोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। अब दोस्तों, यह है जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ भी हैं, याद रखें दोस्तों। यानी डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी, ये सभी जो हैं अरुणाचल प्रदेश की जनजाति भी हैं। और इन्हीं के नाम पर जो है पहाड़ियों का नाम जो है रखा गया है, और जो कि शिवालिक श्रेणी का जो है भाग हैं, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों, हिमालय, जब हिमालय का विस्तार दोस्तों म्यांमार में जाता है तो हिमालय का विस्तार जो है म्यांमार तक है। अब म्यांमार में जो है हिमालय के विस्तार को जो है अराकान योमा पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यही अराकान योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार की सीमा जो है बनाने का काम जो है करता है, याद रखेंगे। म्यांमार और भारत की सीमा बनाता है अराकान योमा पर्वत, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की अन्य पहाड़ियाँ। तो पटकाई बुम पहाड़ी, दोस्तों पटकाई बुम पहाड़ी भी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी जो है कहाँ पर है? तो मणिपुर में जो है पड़ती है दोस्तों। मणिपुर पहाड़ी को जो है लेमाटोल पहाड़ी के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो कि मणिपुर राज्य में है। यह महान हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं महान हिमालय का जो है हिस्सा, याद रखें दोस्तों। यानी ये पहली श्रेणी जो है हिमालय पर्वत की यानी महान हिमालय, तो उसी का जो है ये हिस्सा है। लुसाई पहाड़ी, जिसको मीजो पहाड़ी के नाम से भी जो है जाना जाता है, मिजोरम राज्य में जो है स्थित है। अब लुसाई पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोंगपुई या ब्लू माउंटेन के नाम से जो है जाना जाता है। लुसाई पहाड़ी या मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मिजोरम राज्य में, याद रखें दोस्तों। और साथ ही मिजोरम की जो है सबसे ऊंची चोटी है, याद रखें दोस्तों। मिजोरम की भी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन या फोंगपुई, इनमें से दोनों में से कुछ भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज जो है नहीं होना है, यानी फोंगपुई या ब्लू माउंटेन दोनों एक ही नाम है। और मिजोरम राज्य की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। दोस्तों, शिलोंग के पठार को जो है मेघालय का पठार भी जो है कहा जाता है। अब शिलोंग का पठार या मेघालय के पठार में जो है दोस्तों 5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब ये 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है जो कि शिलोंग के पठार में जो है पाई जाती हैं? तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं, शिलोंग का पठार जो है राजमहल पहाड़ियों का भाग है। और राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर आती हैं? तो दक्षिणी भारत में आती है। और दक्षिणी भारत को जो है प्रायद्वीप जो है प्रायद्वीप भारत भी जो है कहा जाता है। और इसीलिए जो है शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो है हिस्सा है, याद रखेंगे। अब 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? गारो,
खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में हैं और ये यहाँ की जो हैं जनजातियाँ भी हैं। तो ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गारो, खासी और जयंतिया, ये जो हैं मेघालय राज्य में हैं। और शिलोंग के पठार को जो है राजमहल की पहाड़ियों से अलग करता है दोस्तों। जब शिलोंग के पठार को जो है राजमहल की पहाड़ी अलग करने वाली जगह को क्या कहा जाता है? तो मालदा गैप के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि शिलोंग के पठार में राजमहल की पहाड़ियों को जो है अलग करने का काम करता है। उसको जो है मालदा गैप जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये 3 पहाड़ियाँ तो हो गई शिलोंग के पठार की। अब 2 यानी 5 पहाड़ियाँ हैं ना, तो 2 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? मिकिर और रेगमा पहाड़ी जो हैं, ये भी इसी का भाग है। मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी, लेकिन ये जो है दोस्तों असम राज्य में जो है पड़ती हैं, याद रखेंगे। यानी 5 पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया, ये जो हैं ये कहाँ पर है? ये मेघालय में आती हैं। मिकिर और रेगमा जो है ये कहाँ पर है? ये असम राज्य में जो है आती हैं। लेकिन ये भाग किसका है? ये भाग जो है दक्कन के पठार का ही जो है भाग है, यानी दक्कन के पठार में ही जो है ये 5 पहाड़ियाँ जो हैं आती हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा कल का टॉपिक था और आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है उत्तर का मैदान जो है। आज का हमारा टॉपिक जो है शुरू होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान यानी दोस्तों उत्तर के मैदान जो है इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका निर्माण जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के जमाव से। दोस्तों जब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियाँ जो हैं पहाड़ों से बहकर आती हैं, तो अपने साथ लाए गए अपसाद के जमाव से जो है, अपसाद यानी सेडिमेंट के जमाव से जो है उत्तर के मैदानों का जो है निर्माण होता है। अब उत्तर के मैदानों के निर्माण जो है इन नदियों के द्वारा जो है होता है। अब उत्तर के मैदान को जो है 4 भागों में जो है बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इनके बारे में देख लेते हैं। भाबर, तराई, खादर और बांगर, ये 4 क्षेत्रों में जो है इस उत्तर के मैदानों को जो है बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे भाबर क्षेत्र क्या है। तो भाबर क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। भाबर क्षेत्र, दोस्तों भाबर क्षेत्र में जो है मोटे मोटे पत्थर जो है एकत्र होते हैं और यहाँ जो है नदियाँ विलुप्त जो है हो जाती हैं और ये जो है कृषि योग्य क्षेत्र जो है नहीं होता है। जब भाबर क्षेत्र में जो है दोस्तों मोटे मोटे पत्थर होते हैं तो नदियाँ जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं और आपको पता ही है कि कृषि योग्य भूमि जो है नहीं होती। अब क्या होता है दोस्तों, यानी ये जो है दोस्तों एक पर्वत है और यहाँ से जब नदियाँ बहती हैं पर्वतों से, तो अपने साथ जो है जब पर्वतों से नीचे की ओर आती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है आती हैं और अपने साथ जो है मोटे मोटे पत्थर जो है लेकर आती हैं। तो उनको दोस्तों ज़्यादा दूर तक जो है नहीं लेकर आती हैं। जब मोटे मोटे पत्थर यहाँ पर एकत्र हो जाते हैं तो नदियाँ जो हैं इनके नीचे से जो है निकलनी शुरू हो जाती हैं, यानी इनके नीचे से बहनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी विलुप्त जो है हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो है दोस्तों कृषि योग्य जो है नहीं होती है और यही क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? तो ये क्षेत्र जो है भाबर क्षेत्र कहलाया जाता है, याद रखेंगे। अब शिवालिक पर्वत के जो है साउथ में कौन सा क्षेत्र? भाबर क्षेत्र आता है। अब आते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है? यानी जब मोटे मोटे पत्थरों के नीचे से जो है नदियाँ विलुप्त होकर जो है बहनी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर अपने साथ जो है बारीक बारीक कंकड़ पत्थर जो है लेकर जो है बहनी स्टार्ट हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में जो है वापस जो है बाहर निकल आती हैं। याद रखें दोस्तों तराई क्षेत्र में जो है, ये तराई क्षेत्र हो गया दोस्तों जहाँ पर बारीक बारीक पत्थर कंकड़ वगैरह जो है एकत्र हो जाते हैं और यह क्षेत्र जो है समतल जो है इकसार यानी समतल जो है होता है और यह अधिक नमी वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का ढलान नहीं होता, तो पानी जो है एक समतल तरीके से जो है इस पर बहता है, यानी पूरी सतह पर जो है फैलकर बहता है, याद रखेंगे। तो ये जो है हमारा हो जाता है तराई क्षेत्र, जो कि भाबर क्षेत्र के दक्षिण में जो है पड़ता है। तराई क्षेत्र यानी तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में पड़ता है और यहाँ जो है नदियाँ दोस्तों बाहर पुणे जो है बाहर निकल आती हैं। यह क्षेत्र समतल होता है और ज़मीन में जो है अधिक नमी जो है होती है और यह जो है कृषि योग्य होती है। यहाँ पर गन्ना और धान की खेती जो है अधिक होती है, क्योंकि धान और गन्ने के लिए जो है अधिक पानी की आवश्यकता जो है होती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अब तीसरा भाग कौन सा आता है? तीसरा भाग आता है हमारा खादर, यानी खादर क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। खादर क्षेत्र क्या होता है? जब खादर क्षेत्र यानी दोस्तों जब तराई क्षेत्र के बाद जो है नदियाँ आगे को बढ़ती हुई चली आती हैं, यानी नदियाँ जो हैं आगे को बढ़ती हुई चली आती हैं और आराम से जो है बहती हैं। तो साल भर में जब वर्षा का सीजन आता है तो नदियाँ जो है दोस्तों अपने साथ जो है बाढ़ जो है लेकर आती हैं और यहाँ पर जो है साइटों में जहाँ तक बाढ़ का पानी जो है जाता है तो वहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण जो है होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जो है दोस्तों खादर मिट्टी जो है कहा जाता है। यानी ये वाला क्षेत्र क्या है? तो ये वाला क्षेत्र जो है खादर हो जाता है जहाँ तक
बाढ़ का पानी जो है जाता है। अब खादर क्षेत्र क्यों हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक बाढ़ का पानी जाता है वहाँ तक जो है नई मिट्टी जो है जमा हो जाता है, तो इसी प्रकार जो है इसको खादर मिट्टी जो है कहा जाता है। नदियाँ हर साल बाढ़ लेकर आती हैं और नई मिट्टी जमा हो जाती है, उसे ही जो है कांप या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जो है जानते हैं। याद रखें दोस्तों, इसे ही जो है कांप या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जो है जानते हैं। और यह क्षेत्र जो है खादर जो है कहलाता है और सबसे अधिक उपजाऊ जमीन जो है होती है कृषि के लिए। याद रखें दोस्तों, कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ जमीन कौन सी होती है, तो खादर जमीन जो है होती है, क्योंकि यहाँ जो है हर साल जो है बाढ़ आती है और बाढ़ के द्वारा जो है हर साल नई मिट्टी का जो है जमाव होता है। अब आते हैं दोस्तों, चौथा नंबर आता है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र में क्या होता है, तक बाढ़ का पानी आता है तो उसको जो है खादर क्षेत्र कहते हैं। और जो बाढ़ से आगे का क्षेत्र बचता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी जो है नहीं जाता है, तो उस क्षेत्र को जो है बांगर क्षेत्र जो है कहा जाता है। ये बिना बाढ़ वाला क्षेत्र जो है इसको बांगर क्षेत्र जो है कहा जाता है और इसका निर्माण जो है पुरानी कांप या जलोढ़ मिट्टी से जो है हुआ है और इसे ही जो है बांगर कहा जाता है। दोस्तों अब जो है यहाँ तक बाढ़ नहीं आती, लेकिन पहले आती होगी, तो इसी को जो है कांप या पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है कहा जाता है और इस क्षेत्र को जो है बांगर जो है कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों 4 क्षेत्र उत्तर के मैदानों के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से जो है याद हो गए होंगे। आप देखते हैं दोस्तों, उत्तर के मैदानों को जो है बांग्लादेश में क्या कहते हैं, यानी ये उत्तर के मैदान जो है इनका विस्तार जो है कहाँ तक है, बांग्लादेश तक है। और बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है इन उत्तर के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर के मैदानों का विस्तार जो है बांग्लादेश तक है और उत्तर के मैदानों को जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो है बारिंद का मैदान के नाम से जो है जानते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी उत्तर के मैदान जो है इनको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो है बारिंद का मैदान जो है कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट कौन कौन से, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन डेजर्ट जो है थार का मरुस्थल। याद रखें दोस्तों, थार के मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। थार का मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पाकिस्तान और भारत में जो है थार के मरुस्थल का जो है विस्तार है। भारत के किन किन क्षेत्रों में जो है थार के मरुस्थल का विस्तार है, तो राजस्थान में जो है थार के मरुस्थल का जो है सर्वाधिक विस्तार है। फिर गुजरात और हरियाणा में इनमें भी जो है विस्तार है, लेकिन राजस्थान में जो है सर्वाधिक विस्तार है थार के मरुस्थल में जो है फैला। गुजरात और राजस्थान और हरियाणा में जो है फैला हुआ है थार का मरुस्थल। यह जो है अरावली पर्वत के पश्चिम में पड़ता है। दोस्तों अरावली पर्वत कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता है राजस्थान में पड़ता है। और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, अरावली पर्वत है। और इसी पर्वत के पश्चिम में पड़ता है थार का मरुस्थल। लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदी है। दोस्तों अब बात की जाती है यानी थार मरुस्थल की जो है सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की जो है प्रमुख नदी है। याद रखेंगे। और यह नदी जो है अंतःसतही नदी है, जो कि थार के अंतःस्थलीय जो है नदी है, जो कि समुद्रों में जो है नहीं गिरती है और भारत में ही जो है समाप्त जो है हो जाती है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर, कच्छ के रण में जो है समाप्त यानी विलुप्त जो है हो जाती है, इसीलिए इसको अंतःसतही नदी जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।